है ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ये 4 है तो इसको 2 इंटू 2 कर दें। ये बात समझ में आ रही है ना। ये 4 से तो कोई मतलब नहीं, 4 को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ। बोलो भैया, ऐसे हम जब लिखते हैं dy बाई dx करके, मान लीजिए ऐसा कुछ है और y मान लीजिए हमारे पास 2x के रूप में है, 2x के रूप में है, तो ये 2 यहाँ लिखें और चाहे 2 बाहर करके लिखें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1 हो जाता है, इसके वैल्यू आते हैं 2 आ जाती है ना। तो 2 से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही 4 जो यहाँ है उसको मैं यहाँ लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब इसे 4 को यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मैं 4 पूरा यहाँ लेके नहीं आ रहा हूँ, 2 को बाहर रख रहा हूँ और डेभा 2 अपान डेभा z और डेभा z बार और 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ और लॉग और मॉड में f डैश z। मेरे हिसाब से किसी को समस्या भी नहीं होनी चाहिए, बोलिए, है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या है इसके बाद, अब यहाँ पे जो 2 है इसको ऐसे रहने दीजिए और डेभा z और डेभा z बार, और यहाँ से जो 2 है इसको मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ पावर में, है ना, सॉरी इंटू करके लॉग और मॉड f डैश z का स्क्वायर हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार होता है ना। तो ऐसे केस में यहाँ हो जाएगा 2 डेभा 2 अपान डेभा z और डेभा z बार, है ना, और लॉग f डैश z मॉड में f डैश z। हाँ समझ आई ना, z बार होता है ना, मॉड हट जाएगा यहाँ पे और f डैश z बार, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश z बार। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और क्या दीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखो फंक्शन है तो ये मैं बार यहाँ लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फंक्शन से मतलब है। और देखो यहाँ पे अब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे हम लोग। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले 1 बाई 1 ऑपरेट करते हैं ना। अब इसको ऐसे करते हैं डेभा अपान डेभा z, चलो इसको बाहर कर लेते हैं, पहले इसको ऑपरेट कर लेते हैं, किसी को भी ऑपरेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और लॉग f डैश z और f डैश z बार, ऐसा कुछ करके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला, लगा दीजिए इसको आप, तो 2 डेभा अपान डेभा z और लगाइए इसको लगा दीजिए इस पर। अच्छा एक काम लगाने से पहले एक काम और कर सकते हैं, log m इंटू n कर दें, बोलिए log m इंटू n कर दें, तो जाएगा क्या, डेभा अपान डेभा z बार और लॉग, है ना, f डैश z और प्लस का लॉग f डैश z बार। तो ऐसे कर दिया, क्लियर है ना ये चीज। अब इसको लगा दीजिए 2 डेभा अपान डेभा z, अब इसको ऑपरेट कर दीजिए f डैश z पर। तो यहाँ क्योंकि z बार है ना, यहाँ f डैश खत्म कहानी, 0 हो गया, है ना। और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे तो लॉग, तो 1 अपान f डैश z बार, है ना, ये हो जाएगा। और फिर f डैश z बार का f डबल डैश z बार हो जाएगा। बस यही बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, यह ऐसा। अब बताओ, अब जब इसको ऑपरेट करोगे फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें z है ही नहीं, कि z बार है, पार्शियल ना, है ना। तो ये 2 इंटू जब इसको ऑपरेट करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 आपको मिल जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड कर लीजिए। If fz is a regular function of z, if fz is a regular function of z, prove that डेभा 2 अपान डेभा x2 प्लस डेभा 2 अपान डेभा y2 और मॉड में fz का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड f डैश z का होल स्क्वायर। तब प्रूव करके दिखाइए आप लोग। तो चलिए तेजी के साथ प्रूव करिए, बहुत तेज आप लोग। तेज है ना आप लोग, विश्वास नहीं हो रहा है आप लोगों को अपने ऊपर। देखिए क्या है यहाँ पे, बहुत ही आसानी से आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, 4 डेभा 2 अपान डेभा z बार और मॉड f z का स्क्वायर। अब यहाँ 4 को आगे जाने की जरूरत नहीं है कुछ कहीं पे, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है। तो यहाँ देंगे 4 क्या जी
डेवा टू जेड, डेवा है ना जेड और डेवा जेड बार है यहाँ पे, तो रहेगा एफ जेड और एफ जेड बार, है ना। ये हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है, तो कुछ करना ही नहीं है। तो 4, चलो एक को हम लगाते हैं, एक को बाहर रखते हैं, तो डेवा जेड बार को ऑपरेट कर दीजिए इस पर, तो खाली एफ जेड मिलेगा। बोलो यही तो मिलेगा। और एफ डैश जेड, एक मिनट, हाँ एफ डैश जेड बार भी मिलेगा। वेरी गुड, एफ डैश जेड बार है ना, क्योंकि देखो जेड के जेड बार के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा। ऐसा करेंगे एफ जेड बार का एफ डैश जेड, वैसे एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाता है। अब इसको यहाँ पे अब इसको ऑपरेट कर देंगे 4, जब बेटा इसको ऑपरेट करेंगे तो एफ डैश जेड हो जाएगा आपका, है ना, एफ डैश जेड और एफ डैश जेड बार, है ना। अब लाना क्या है आपको बताइए, है ना 4, अब ये क्या जाएगा, अब जाएगा 4 मॉड में एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, हो गया राइट हैंड साइड में जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, है ना। तो जेड के जगह स्थान क्या है, एफ डैश जेड है, तो ये जाएगा आपका राइट हैंड साइड। क्लियर है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन, अब ये सब इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको एमसीक्यू को भी ध्यान रखना है, कुछ भी बना के दे सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ जेड, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ जेड, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ जेड, द फंक्शन w defined by the following equation, the function w defined by the following equation, z is equal to e to the power माइनस का v और cos u और प्लस का i sin u, z is equal to e to the power माइनस का v cos u प्लस का i sin u, सीजेज CEASES, सीजेज समझते हैं, नहीं समझते हैं, सीजेज टू बी एनालिटिक, सीजेज टू बी एनालिटिक, हाँ सीज करना, जो वर्ड यूज लोग करते हैं सीज कर दिया गया, है ना। उसका मतलब क्या होता है, सीज करने का मतलब बंद कर देना, है ना, मतलब वो काम करना बंद कर देगा, बात समझ में आ रही है ना। ये चीज, हाँ कंपनी से सीज कर देना, कंपनी बंद, है ना, अब उसमें काम नहीं होगा, ये चीज होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब पता है कि जेड के किस वैल्यू के लिए जो डब्लू है, डब्लू मतलब एफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, डब्लू मतलब क्या, एफ जेड, तो बताया गया सब अच्छी तरीके से। कॉम्प्लेक्स ये कह रहा है कि जेड के किस वैल्यू के लिए ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक होने के लिए सीज हो जाएगा, मतलब कि जेड का ऐसा क्या वैल्यू जिस पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज है, सीजेस टू बी एनालिटिक, मतलब एनालिटिक के लिए सीज कर दिया जाएगा, मतलब वो एनालिटिक उस पॉइंट पे नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ये कहने का मतलब है। कैसे इसको देखो सॉल्व करेंगे, देखो z इज इक्वल टू ये है, तो कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन के लिए। e टू द पावर माइनस का v, आपको पता है बेटा कि cos u प्लस i sin u लिख सकते हैं हम लोग e टू द पावर i u, बोलिए यस सर, है ना। और इसमें सकते हैं e टू द पावर i स्क्वायर भी, i स्क्वायर मतलब माइनस का 1, और e टू द पावर i u, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर मैं i कॉमन कर लूं तो u प्लस i भी मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा z इज इक्वल टू e टू द पावर i, और आपको पता है कि f z बराबर u प्लस i भी, एवरी जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है उसको u प्लस i के फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से, वही w होता है हमारा, तो ये i w हो गया। अब लॉग ले लीजिए, log z इज इक्वल टू log e टू द पावर i w, इसका मतलब i w इज इक्वल टू log z, क्लियर। तो यहां से मिल जाएगा आपको w इज इक्वल टू 1 अपॉन i log z। तो अगर मैं निकालूं dw बाई dz, जिसको मुझे बोलना है कि वो एनालिटिक है कि नहीं, अगर वो एनालिटिक है तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, हमें ये चेक करना है किस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो dw बाई dz, तो log z का 1 बाई z, तो 1 अपॉन z i, मतलब dw बाई dz z के किस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 पर, है ना। तो एट z इज इक्वल टू 0 dw बाई dz नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या, विच इंप्लाई एट z इज इक्वल टू 0 w इज सीजेस टू बी एनालिटिक,
वो सीज हो जाएगा इसमें, मतलब वो फिर एनालिटिक नहीं हो पाएगा। सीजेस टू बी एनालिटिक। छोटे क्वेश्चन है ये सब। आपको बोला है कि W, तो जैसे Z के रूप में दिया तो आपको उसको W लाना है। बात समझ में आ रही है ना? W आएगा तभी आप देखोगे कि W ही बराबर FZ, तो FZ को ही देखना है। FZ जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसको ही एनालिटिक होता है, Z थोड़ी एनालिटिक होता है। Z तो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है केवल। बात समझ में आ रही है ना? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन W जो कि FZ के रूप में होता है, W बराबर FZ, जिसे हम U प्लस IB के फॉर्म में लिख लेते हैं आसानी से। बात समझ में आ रही है? उसको देखना है कोई एनालिटिक है कि नहीं है, तो वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसा अपने जिस डोमेन में डिफाइन हो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ बोलता है कि किस पॉइंट पे सीजेस टू बी एनालिटिक, मतलब किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो पाएगा, इसका मतलब साफ साफ यही है। तो आप बस उस W को है ना Z के टर्म में लिख दीजिए किसी तरीके से W को Z के टर्म में लिख दीजिए, और उसके बाद फिर आप देखिए किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बस उसी पॉइंट को हम बोलेंगे कि इसी पॉइंट पर हमारा W जो है वो एनालिटिक होने के लिए सीज हो जाएगा, मतलब वो उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं हो पाएगा। बस समझ में आ रही ये चीज़ें। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, बहुत तेज हैं आप लोग। क्या मास्टर ठीक है ना? चलिए हाँ, एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं इस पर, और देखते हैं कि आप लोग कितना समझ लिए बात को। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड, फॉर सेम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड द फंक्शन डिफाइंड बाय द इक्वेशन, for what values of z the function defined by the equation z is equal to sin hyperbolic u into cos v plus I cos hyperbolic u into sin v, z is equal to sin hyperbolic u into cos v plus I cos hyperbolic u into sin v, comma w is equal to u plus iv। आप जानते हैं w equal to u plus iv होता है। ceases to be analytic, ceases to be analytic, ceases to be analytic। कब करके दिखाइए, देखें तो देखिए कितना समझे आप चीज़ों को। करो, जब आप लोग प्रोजेक्ट अपने से बना सकते हैं आप लोग इस सवाल को भी लगा सकते हैं, लगाओ। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है और पढ़ा हुआ होगा ही, मुझे उम्मीद है पूरा, तो ये बात नहीं, ये फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक u प्लस आई वी का। ये फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक u प्लस आई वी का। बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा सा भी याद हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो ये साइन हाइपरबोलिक u प्लस आई वी का फार्मूला है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो साफ साफ फार्मूले के रूप में लिखा है, साइन ए cos b प्लस आई cos a इंटू साइन बी के रूप में ऐसे करके लिखा है ना, मतलब जो भी हाइपरबोलिक के फॉर्म में। तो ये साइन हाइपरबोलिक u प्लस आई वी का फार्मूला है, और हमें भी जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक u प्लस आई वी मतलब w, तो z हो गया। तो यहाँ से क्या जी, यहाँ से जाएगा साइन हाइपरबोलिक w इज इक्वल टू z। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, w इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, कि खाली साइन में भेज दें HW छोड़ दें। कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, साइन भेज दें तो बोले HW बराबर, है ना, साइन। ऐसा नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, तो यह साथ ही जाएगा साइन हाइपरबोलिक के। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z, तो यहाँ सब dw बाई dz, तो जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू z है, चूंकि जो भी है यहाँ पे वो 1/2 z है, तो रूट में 1 + z², ये होता है।
अब बताइए किस पॉइंट पर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 1 + z² = 0 पर यह नहीं होगा, मतलब z = ±i, यही ना भाई, -1 मतलब +-i है ना, तो z = ±i पर dw/dz नॉट एग्जिस्ट। तो यही जो z = ±i है ना, हमारा जो fz है वो सीज हो जाएगा, है ना, मतलब वो एनालिटिक नहीं हो पाएगा, एनालिटिक होने के लिए सीज हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, z = ±i। तो जो बता रहा हूँ ना, अगर ये आएगा भी तो यही जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यही आएगा, अगर आपके दिमाग में ये ऑप्शन मिलेगा तब भी काम निकाल लेंगे आप, ठीक है, कुछ नया नहीं आएगा। जो भी विकल्प में क्वेश्चन आएंगे आपको इसी जो बता रहे हैं उसी तरीके का आएंगे और यही सब आएंगे, ऐसा नहीं कुछ नया बना के दे देगा आपको, ठीक है ना भैया। अब बेटा एक क्वेश्चन लिखिए दो, इफ फाई एंड साई, है ना, ये क्वेश्चन है, इफ फाई एंड साई, फाई भी लिख देंगे आप लोग और साई भी लिख देंगे, बहुत तेज हैं आप लोग। इफ फाई एंड साई आर द फंक्शंस ऑफ